हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष यात्रा वृतांत की अनेक रूपों पर चर्चा करूंगी। साथ ही साथ अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक पर भी मैं आपसे बात करूंगी। इससे पहले की जो क्लासेस हैं, 7 या 8 क्लासेस आपकी किसी और टीचर ने ली होगी। बाद का जो ये पोर्शन है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। इसमें मैं आपको विभिन्न गद्य की विधाओं से रूबरू कराऊंगी, साथ ही उसके अर्थ बताते हुए उसकी पूरी परिपक्वता विषय के अनुकूल रखने का प्रयास करूंगी। बच्चों, आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वह हमारे जीवन में अनेक आधारों पर कहीं ना कहीं अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। विषय की शुरुआत करने से पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि लास्ट के 10 मिनट मैं आपसे आपके प्रश्नों पर बात करूंगी। उससे पहले जो पूरा विषय की जो विस्तृतता है उसके आधार पर मैं बात करती हुई दिखाई दूंगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात कर रहे हैं चिड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा द्वारा रचित है ये। और इसमें जितनी भी यात्रा के संदर्भ में लेखकार, रचनाकार, कहानीकारक, उपन्यासकारक, अन्य गद्य पद्य की विधाओं से परिपूर्ण निर्मल वर्मा ने अपने जीवन की अनेक अनुभूतियों को यहाँ पर चित्रित अपनी रचनाओं के माध्यम से करने का प्रयास किया है। पूरा मैं यहाँ पर आपको यात्रा वृत्तांत तो नहीं सुना पाऊंगी, पर कोशिश करूंगी कि मैं जो इसके विशेष बिंदु है विषय के अनुकूल वो आपके सामने चित्रित करते हुए प्रकट होंगे। मैं यहाँ पर आप पूर्ण रूप से इसको अपने मूल आधार पर इसे पढ़ लेना, यानी कि मूल जो कृति है उसके आधार पर आप इसे पढ़ लीजिएगा। और जहां कहीं आपको लगे कि इसमें इस तरह की बाध्यता, अवरोध या दुविधा उत्पन्न हो रही है तो उस पर हम बातचीत कर लेंगे बेटा। ठीक है। चिड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। इसमें पूरी यात्रा वृत्तांत को 2 हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है। सर्वप्रथम इसमें हम देखेंगे किस तरह भारतीय संदर्भ में जो अनेक बचपन से लेकर युवा अवस्था तक अनेक अनुभूतियों, व्यथाओं या विस्तृतता का भाव जो चित्रित किया है वह अनेक संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाजों के आधार पर अभिव्यक्त किया है। साथ ही साथ अपनी मानसिक स्थिति और शारीरिक अवस्था का भी यहाँ पर इस यात्रा वृत्तांत में कहीं ना कहीं जिक्र दिखाई दिया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि इस यात्रा वृत्तांत में निर्मल वर्मा ने यूरोप की यात्रा और भारत में बिताए महत्वपूर्ण पलों के आधार पर शीर्षक की गंभीरता को दर्शाने की कोशिश की है। मूल रूप से हम जब भी कोई यात्रा पढ़ते हैं बच्चों, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो व्यक्तिगत अनुभव हैं, हमारी स्मृतियां हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें प्रस्तुतिकरण के आधार पर, क्योंकि हम देखते हैं कि हर गद्य हो या पद्य हो उसमें नियम की बाध्यता रहती है। नियम के आधार पर ही आप उस लेख को, उस अभिलेख को, उस शोधालेख को प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम नियमों से परे जीवन यापन करते हैं तो उसमें हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं जब भी हम सीखने के क्रम में होते हैं, वैसे तो जब से जन्म होता है और मरणासन की अवस्था तक हम सीखते ही चले जाते हैं। हम जिंदगी के ऐसे पड़ावों से गुजरते हुए दिखाई देते हैं जो हमारी यादें बन जाती है। हमारे सुखद या दुखद पलों में उस वेदना, संत्रास और अलगाव की अनेक रूपों को भी चित्रित करती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसे क्षण हमारे जीवन में बहुत ही यादगार रह जाते हैं जिन्हें भुलाना इस जीवन में तो मेरे ख्याल से कारगर सिद्ध नहीं होता हुआ दिखाई देता, या धूमिल नहीं होते हुए दिखाई देते हुए पल वह अपने आधार पर अलग अलग अभिव्यक्तियों के रूप में हम प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। आप भी देखिएगा कि आपके जो जन्म की जो स्मृतियां हैं, जो आपको याद है, वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पर याद आती हुई दिखाई देंगी। पर इन रचनाकारों, इन कहानीकारों ने अपनी जो अनुभूतियां हैं, जो अपने अवसाद हैं, जो अपनी विषमताएं हैं, जो अपनी विसंगतियां हैं, वो अपने कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में, या हम ये कहें कि पद्य गद्य के रूप में अनेक रूपों में, अनेक पहलुओं के द्वारा, अनेक विविध रूपों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो हमारे साहित्य के आधार पर हमें अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि जीवन में अनुभूतियों
का बहुत महत्व होता है। और अनुभूतियों को अगर हम सुखद रूप में या दुखद रूप में, दोनों रूपों में व्यक्त करते हैं, तो उसका भी भाव अभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। क्योंकि मैं इसलिए ये बातचीत कर रही हूँ क्योंकि ये जो जीवन के जो संस्मरण है, जीवन की जो ये यात्राएं हैं, जो हमारी ये कह लीजिए आत्मकथा है, या अन्य संदर्भों में हम गद्य की विधाओं को देखते हैं, वो कहीं ना कहीं जीवन से जुड़ी हुई है। और जीवन में अनेक रूपों से जब हम गुजरते हैं तो वहां पर हमारे संघर्ष भी बोलते हुए दिखाई देते हैं, हमारे द्वंद्व भी बोलते हुए दिखाई देते हैं। ये अलग बात है कि सबके जीवन में अलग अलग संघर्ष है, अलग अलग स्थिति परिस्थिति के अनुसार वह अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं। ये अनेक ऐसे पड़ाव जीवन में आते हैं जब आपके अनुभव, आपके संघर्ष, आपके द्वंद्व एक धूमिल के रूप में भी आपको प्रतीत होते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप लिखते नहीं हैं तो हमें बहुत सारी जो मौखिक वार्ता है वो याद नहीं रहती। हाँ, लिखित वार्ता में हम उसके रूपों को जरूर देखते हुए नजर आते हैं कि हमने कभी ये लिखा था। देखिए, आप युवा बच्चे हो और आपके मन में अनेक प्रकार की भावा अभिव्यक्ति जगती होगी समयानुसार, तो हम देखते हैं कई बार हम त्रस्त होते हैं, कई बार हम मन में अनेक हमारे सवाल जवाब भी उठते हुए दिखाई देते हैं, और उन सवाल जवाबों में हमें अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह भी दिखाई देते हैं। कई बार हम अपने लेखन से उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं, तो कई बार हम उस पर अनेक प्रकार के जो हमारे विचार हैं वो भी प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। पर वो विचार हमारे मौखिक होते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा याद नहीं रहते हैं। पर लिखित में हम जिन चीजों को देखते हैं वह एक पुख्ता रूप में तथ्य के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर दिखाई देते हैं, और वो हमारे लिए जीवन की एक अमूल्य धरोहर के रूप में भी कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। जैसे मैं बात करूं कि हमारी लोक संस्कृति की बात करूं, या हमारे जो वेद पुराण ग्रंथ आदि हैं हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं, पर हमें उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए उसमें उस महत्व की उपयोगिता को हम नहीं जानते हुए दिखाई देते, पर हमारे लिए महत्व वहां दिखाई देते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ, हमारे लौकिक ग्रंथ जैसे रामायण और महाभारत की मैं यहाँ पर बात करूं, तो उसमें भी संस्कृति का जो रूप स्वरूप है, जो हमारे मूल्यों का रूप स्वरूप है, वो यदा कदा रूप में दिखाई देता है। तो यानी कि वो हमारे हमने उसे रिकॉर्ड करके रख रखा है, हमारे ग्रंथों में वह उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं हम उन मूल्यों से अपने आप को रूबरू होते हुए दिखाई देते हैं जीवन के क्रम में। और यही क्रम का जो भाव है वह हमें अनेक अनुभवों से वहां पर सूचित करता हुए दिखाई देता है। हमारे अनुभव बोलते हुए भी दिखाई देते हैं, हमारे अनुभव कर्म के अनुसार बदलते हुए भी दिखाई देते हैं, है ना। देखिए, आपने सुबह जो बात बोली हो, अगर आपको शाम को भी वही बात दोहरानी है तो उसका अर्थ और तथ्य और रूप दोनों तीनों बदलते हुए नजर आएंगे। जबकि सामने वाला व्यक्ति अगर समझदार है तो वो उस भाव को समझ जाता है, पर अगर नहीं समझता तो वह उसमें उलझा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सभी लोग अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। उसमें अनेक प्रकार के तनाव है, जटिलता है, जो हमें समयानुसार अनेक बंधनों में जकड़ती हुई नजर आती है। तो यही जकड़न, यही पर पीड़न, यही अवसाद, अलगाव, विषमता, विसंगति चीड़ों पर चांदनी में यदा कदा रूप से बिखरी हुई दिखाई देती है। ये विषय की रूप है। यात्रा वृतांत का अर्थ, यात्रा वृतांत हम कहते किसको है, हमारे जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है। जैसे यात्रा शब्द सुनते ही हमारे मन में अनेक भाव रूप स्पष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। और हम देखते हैं कि बचपन से लेकर हम 2019 तक की बात करें, क्योंकि 20 और 21 तो बहुत संकट भरा रहा है हमारे जीवन में, और कितना संकट भरा रहेगा ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो आज का रूप परिदृश्य या परिवेश के अनुसार चित्रित होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये एक तरह का तांडव ही मचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जीवन में हम इस अनुभूति को भी कभी नहीं भूल पाएंगे, पर इस अनुभूति को अगर हम व्यक्त कर पाते हैं तो वह साहित्य में हमारे गद्य पद्य के रूप में चित्रित होती हुई दिखाई देती है। यात्रा, यात्रा से हमारा तात्पर्य है कि हम कहीं भी किसी के भी घर में अगर जाते हैं या फिर बाहर जाते हैं, यानी कि हम देश विदेश की यात्रा करते हैं, या अपने देश में ही अनेक स्थलों की हम यात्रा करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही यात्रा कहलाता है। और वृतांत से हमारा तात्पर्य है कि उस यात्रा को तथ्य, आंकड़ों
और सत्य के आधार पर, अनुभव के आधार पर, अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्त करने का रूप यात्रा वृतांत कहलाता है। आपने अपने जीवन में बहुत सारी यात्राएं की होगी, माँ बाप के साथ में कई बार सुअवसर मिला होगा, अपने संगे साथी या फिर अन्य लोगों के साथ भी यात्रा करने का जो रसा स्वाद है वो आपने चखा होगा। पर हम ये देखते हैं कि जब हम अपने बचपन की अवस्था में होते हैं तो हमारा मन अनेक चीजों के कारण कई बार विचलित होता हुआ भी दिखाई देता है, कई बार हम उसमें पूर्ण रूप से सह संबंध भी जोड़ते हुए दिखाई देते हैं, और हम इन आधारों पर अनेक प्रकार की जागरूकता, सूचना, जानकारी समय अनुसार लेते हुए भी प्रतीत होते हैं। तो हमने अपने जीवन में बहुत सारी यात्राएं की है, पर उन यात्राओं में हम देखते हैं कि कई बार कुछ ऐसे घटना घटित हो जाती है जिसका हमारे मन से, हमारे तन से या फिर हम कहेंगे मानसिक शारीरिक रूप से हम उस स्मृति को कभी भी नहीं भूल पाते हैं, जिसके कारण हमारे मन में या हमारे शारीरिक मानसिक रूप से अनेक प्रकार के परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। या तो वो परिवर्तन काफी डरावने दिखाई देते हैं, कई बार सुलभ सुखद भी दिखाई देते हैं। तो बच्चों, आपने अपने जीवन में बहुत सारी यात्राएं की होंगी, और उन यात्राओं को अगर आप लिखते तो उनका जो अर्थ है वो वहां पर प्रतिपादित हो जाता है। पर हमें कई बार उतनी समझ नहीं होती, उतना ज्ञान नहीं होता, हम हर एक यात्रा को केवल एंजॉय, मनोरंजन के आधार पर तो एंजॉय करते हैं, उसका रसा स्वाद लेते हैं, पर हम अपने आने वाली भावी पीढ़ी को अगर इन सब संबंधों से, सहज रूपों से अगर हम जोड़कर चलते हैं तो उसमें हम एक अलग भूमिका भी अदा करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। बचपन में आपसे स्कूल में जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ा करती थी शब्द इसलिए क्योंकि अब तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, और ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही है उसका जो रूप स्वरूप है वह छोटी कक्षाओं में कुछ अलग ही प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से गर्मियों की छुट्टियों में टीचर्स बोला करती थी कि आप कहीं भी होकर आते हो, जैसे यात्रा के संबंध में घूम फिर कर आते हो, चाहे वो हिल स्टेशन है या फिर नानी के घर है, दादी का घर है, या अन्य सह संबंधी सगे संबंधियों के घर पर हम जाते हैं, चाहे एक दिन के लिए जाएं, चाहे 2 दिन के लिए जाएं, चाहे हफ्ते के लिए जाएं। मूलतः हम देखते हैं मध्यम वर्गीय परिवार में जो बच्चे हैं वो प्रमुख रूप से नानी के यहाँ ही जाना चाहते हैं, या उनकी विडंबना है या उनके ऊपर दबाव रहता है, तो एक वही एकमात्र साधन दिखाई देता है। पर कई बार हम जैसे अपने आर्थिक रूप से हम सशक्त होते हैं तो हम अन्य स्थानों पर भी घूमकर आते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि जो नियर बाय है, जैसे शिमला है, आपका चंडीगढ़ है, या हम कहें मसूरी है, या फिर अन्य दार्जिलिंग है, रोहतांग है, अन्य उसमें हम जाते हुए दिखाई देते हैं। और वहां पर हम सिर्फ केवल घूमने के स्तर पर या चीजों को देखने के स्तर पर ही नहीं जाते, हम अनेक प्रकार की रूपरेखाओं को बनाते हुए, और जब यात्रा के दौरान हम उनका संभोग करते हैं तो उसे जीते हुए दिखाई देते हैं। जैसे हम खान पान के स्तर पर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हम सूची बना लेते हैं, और उस सूची के आधार पर हम कार्य करने की कोशिश भी करते हैं। अगर हम आर्थिक धन से पूरा से लबालब हो तो ये संभव हो पाता है, नहीं तो जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसकी जो इस तरह की यात्राएं हैं वो बहुत ज्यादा सुखद रूप में नहीं होती, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से वो मार पड़ती हुई दिखाई देती है। जैसे कई लोग तो होता है ना, मैंने ऐसा भी सुना है अपने जीवन काल में कि हम देखते हैं कि अनेक लोग मतलब गाड़ी हायर कर लेते हैं या बस हायर कर लेते हैं, उसमें सारे सगे संबंधी चले जाते हैं, बल्कि खाने पीने का सामान भी लेकर चलते हैं। ये मैं आज से 20-25 साल पहले की बात आपको बता रही हूँ। आजकल तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया, यात्रा को केवल पूर्ण रूप से मनोरंजन के आधार पर ही अभिव्यक्त करने की जो लोगों की मंशा रहती है उसको वहां पर चित्रित करते हुए दिखाई दिया है। पर निर्मल वर्मा इस तरह की वृत्ति के, मानसिक रूप से या प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने जीवन में अनेक प्रकार के रूपों को झेला है, अनेक प्रकार से रूपों को सहा है, शोषण के स्तर पर भी आप कह लीजिए या अभिव्यक्ति के स्तर पर भी आप कह लीजिए, क्योंकि हम लोग संवादों के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति उतनी सशक्तपूर्ण से नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भय है, आपका
ना बोलने की जो आपकी आदत है, या आप एकांत में अपना जीवन यापन करते हैं ना, क्योंकि सभी व्यक्ति अलग अलग विचारधाराओं के हैं, अलग अलग सोच उन पर वातावरण के अनुसार परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है, तो उसमें हम अपना जीवन किस तरह से निभाते हुए या निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं, वो सबके वातावरण पर निर्भर करता है। पर यहाँ पर हम यात्रा की बात कर रहे हैं, तो आपने या मैंने बहुत सारी जीवन में यात्राएं की हैं। अगर उसमें से भी किसी एक यात्रा का वर्णन आपको पूर्ण रूप से याद रहता है, एक एक पल, एक एक क्षण का जो रूप है, वह तथ्य, अनुभव और आपके आंकड़ों पर, या फिर हम ये कहें कि जो जो रूप आपने वहां पर देखा है, उसे महसूस किया है, प्रकृति को महसूस किया है, प्रकृति में उत्पन्न ऋतुओं को वहां पर महसूस किया है, उसका हम वहां पर रचनात्मक रूप से जब सृजन करते हुए दिखाई देते हैं, तो हम अनेक भाव भूमि से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। निर्मल वर्मा का जीवन परिचय हम देखते हैं, बहुत सीमित में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, कि विस्तृत में आप अपनी अपनी किताबों में बेटा देख लीजिएगा। और जो आपको इससे संबंधित प्रश्न कहीं भी मन में भ्रमित करते हुए दिखाई देते हैं, तो आप मेरे से वो पूछ लीजिएगा। 3 अप्रैल 1929 को जन्म हुआ था और मृत्यु 26 अक्टूबर 2005 तक संपन्न थी। गद्य पद्य दोनों विधाओं में अपनी रचनाओं का क्रम रखा। उन्होंने केवल गद्य में ही नहीं, गद्य की जितनी भी विधाएं थी, आप ये जानते होंगे कि गद्य की कितनी विधाएं हैं, जैसे कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, एकांकी हो गया, नाटक हो गया, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, और हम अन्य रूपों में भी देख सकते हैं। और पद्य के रूप में हम देखते हैं कविता है, आपके दोहे हैं, आपकी कुंडलियां हैं, मुक्तक रूप है, प्रबंध है, महाकाव्य है, ये सारे गद्य के आधार, पद्य के आधार पर अभिव्यक्त होते हुए दिखाई देते हैं। निर्मल वर्मा ने अपने जीवन में अनेक संघर्ष और द्वंद्व झेले, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई रचनाकार या कोई साहित्यकार या कोई लेखक लेखिका, कवि कवियत्री अपने वातावरण से किसी न किसी रूप से प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं, जो उनकी शैली में अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। तो निर्मल वर्मा ने भी अपने जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे। वैसे तो सभी देखते हैं, पर उन उतार चढ़ाव को व्यक्ति कितनी तत्परता से अपने विकास के रूप में कार्य करता हुआ सिद्ध होता है, वो यहाँ पर देखने की योग्य है। हम देखते हैं कि किस तरह से द्वंद्व और संघर्ष का रूप झेला, और वही भाव उनकी रचनाओं में भी यदा कदा देखने को मिलता है। अगर आपने प्रेमचंद को पढ़ा हो बेटा, 2-3 उदाहरण देके मैं आगे अपनी बात कहूंगी, कि हमने प्रेमचंद को पढ़ा है तो हमने देखा है कि उन्होंने कितनी सारी आर्थिक दबाव से निर्मित कहानियां, उपन्यास अपने जीवन में लिखे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में वही सब झेला और उसी को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। इसी तरह से मैं अगर महादेवी वर्मा की बात यहाँ पर कहूँ, उन्हें वेदना की कवियत्री कहा जाता है, जिसके आधार पर उन्होंने अपने जीवन में बचपन से लेकर जब तक वो जीवित रही, अनेक प्रकार की उन्होंने यातनाएं अपने जीवन में झेली, चाहे वह वातावरण के आधार पर हो या फिर वातावरण से हटकर हो, या फिर हम ये कहें मूल्यों के आधार पर हो, क्योंकि कई मूल्य हम जीवन में स्वीकार तो कर लेते हैं, पर उन पर चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम जानते हैं मूल्य हमारे जीवन के निराधार है, आधार है, उनके द्वारा ही हमारे जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया उस पर निर्भर करती हुई दिखाई देती है। आप ही देखिए कि आप जीवन में अनेक प्रकार के मूल्यों का जो रूप स्वरूप है अपने जीवन में निर्वाह होते हुए दिखाई देते हैं। मूल्य क्या है? मूल्य वह असाधारण या साधारण अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य समय के अनुसार उनमें परिवर्तन करता हुआ दिखाई देता है, वह मूल्य कहलाते हैं। जैसे हमारे जो मूल्य हैं उनमें है आपका सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, ऐतिहासिक मूल्य, दार्शनिक मूल्य, है ना, इस तरह के मूल्य, इनमें हम समय अनुसार परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हमें किसी भी व्यक्ति को जानना हो, किसी भी देश को जानना हो, किसी भी समाज को जानना हो, तो सर्वप्रथम हम उसके वातावरण के अनुसार, उसकी इन गतिविधियों, इन स्थिति परिस्थितियों के अनुसार उनको ज्ञान जानने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। तो निर्मल वर्मा की जब आप पूरी एक तरह से जीवनी पढ़ेंगे या एक तरह का जीवन परिचय पढ़ेंगे, तो उसमें पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह से जीवन यापन किया। मैंने संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। संस्कृति के प्रति मान सम्मान उनके मन में हमेशा भाव वहां पर स्थापित रहता है, क्योंकि वह उसी पृष्ठभूमि में
अपना जीवन यापन किया है। तो उसके आधार पर उनके जो विचार हैं, जो उन्होंने संस्कृति की परिपक्वता को अपने जीवन में प्रयोग में लेकर आया है और उनसे अनेक प्रकार के अनुभव, विचार अपने रचनात्मक लेखन में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, वह बहुत ही अनुपम है, बहुमूल्य है, जो हमें संस्कृति और समाज की जो उस समय की स्थितियां परिस्थितियां थी उससे अवगत कराता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि इस यात्रा वृतांत में अनेक रूपों से व्यक्ति या जो लेखक है वह गुजरता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि इसके कुछ पहलू तो भारत के आधार पर अभिव्यक्त किए गए हैं और कुछ पहलू यूरोप के आधार पर अभिव्यक्त किए हैं। तो मैं पहले भारत के रूपों का यहाँ पर चित्रण करूंगी। इससे पहले मैं ये बता दूं कि भारत के रूपों में मैंने उतना ज्यादा यहाँ पर लिखा नहीं है, स्लाइड पेश नहीं किए है, क्योंकि हम भारतीय मूल्यों को अच्छे से समझते हैं और अपने जीवन में हमारे जीवन में वे किस तरह से कारगर होते हुए सिद्ध होते हैं, वह हमारी उपलब्धि, हमारे विकास से ही संभव होता हुआ दिखाई देता है। देखिए, जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है, रीति, संस्कार, संस्कृति के द्वारा उसका नामकरण किया जाता है, उसके जो 31 दिन हैं उस पर बीच में छठी की जाती है, फिर आप ये भी कह लें कि उन का एक संस्कार या संस्कृति के अनुरूप एक पर्व के रूप में भी उनका समायोजन किया जाता है, या हम कहें कि विवाह संबंधी कार्यों में भी हम संस्कृति के रूप स्वरूप को वहां पर ज्ञापित होते हुए देखते हैं, और मरणासन की अवस्था में भी हम रीतियों का पालन करते हुए दिखाई देते हैं। तो व्यक्ति, भारतीय जो व्यक्ति है वह मूल रूप से जीवन मूल्यों से जुड़ा हुआ है, और जीवन मूल्य हमारे जीवन में अनेक प्रकार की स्थिति परिस्थितियों से गुजरते हुए हमारे व्यक्तित्व का विकास करते हुए दिखाई देते हैं। चिड़ों पर चांदनी 1964 में यह कृति एक तरह से प्रकाशित हुई, और इसमें इस कृति में निर्मल वर्मा ने प्रकृति के प्रति जो अनुपम सौंदर्य भाव को और वेदना को, संवेदना को चित्रित किया है, वह देखते ही बनता है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से जो ये यात्रा वृतांत है भावनाओं पर टिका हुआ है। भावनाओं के साथ हम देखते हैं कि वेदना, संवेदना आ जाती है, और वेदना संवेदना के साथ अवसाद, अलगाव, विषमता, विसंगति भी साथ साथ चलते हुए दिखाई देती है। जहां वह गए, मतलब निर्मल वर्मा जहां जहां अपने जीवन में गए, वहां की प्रकृति के प्रति अपने भाव, वेदना या संवेदना के रूप में वह अभिव्यक्त करते चले गए। जो उनका बचपन है वह शिमला में एक तरह से स्थित हुआ, यानी कि स्थापित हुआ, और वह बचपन से ही शिमला की जो वादियां हैं और जो उसके प्रकृति पर्यावरण है उससे जुड़े हुए नजर आते हैं। आज हम भी अपनी दिल्ली से बहुत ज्यादा जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, हम इससे बाहर जाना नहीं चाहते, चाहे हमें जितना मर्जी सुखद वातावरण मिलता हुआ दिखाई दे, पर हम अपने जन्म स्थल को एक तरह से उससे मोह हो जाता है और हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो बजरियां थी वह अनेक रूपों में चित्रित हुई है, वह अनेक स्थलों पर गए, जैसे शिमला है, कालका है, गुलबर्ग है आदि पर्यावरण प्रकृति से वह जुड़े रहे और अपने मन के उद्गार समय समय पर वह प्रस्तुत करते गए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बच्चों कि गुलबर्ग की जो पहाड़ियां है ना, वह बर्फ से ढकी हुई दिखाई देती है, और उन बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों पर जो बर्फ बिखरी हुई दिखाई देती है वह चांदनी के समान दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं निर्मल वर्मा ने अपनी कहानी का जो अपनी यात्रा वृतांत का जो शीर्षक रखा है चिड़ों पर चांदनी, तो कहीं ना कहीं वह पूर्ण रूप से प्रकृति के समर्थक समर्पण दिखाई देते हैं। बचपन में वह शिमला में अनेक प्रकार की आकृतियों को देखकर उनके प्रति अपने भाव प्रकट करते हुए दिखाई देते थे। ऐसा हमारे साथ भी होता है, हम देखते हैं कि हम बचपन में मैंने आपने वो मुझे लगता है एक ही क्रम रहा होगा, जैसे कि हम देखते हैं कि जब चांद चलता है तो हम जैसे हम चलते हैं तो हमें कई बार प्रतीत होता है कि चांद भी हमारे साथ चल रहा है ना। कई बार हम कदमों से कदम मिलाते हुए चलते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि जो हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे हमसे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, हम उनके साथ भी ये हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारी परछाई हमारे साथ चलती हुई दिखाई देती है। मतलब जी बचपन की ये जो
एक तरह से अनुभूति है, स्मृति है, ये सबके जीवन में घटित हुई होगी, है ना। क्या हम देखते हैं कि ये सब सारी गतिविधियां, प्रकृति हमारे साथ हंसती है, प्रकृति हमारे साथ रोती हुई भी दिखाई देती है, पर उसका भान, उसका भास हमें बचपन में नहीं होता हुआ दिखाई देता। एक उम्र के बाद हमें वो सारी चीजें समझ में आती है और उनका उपयोग, उनका प्रयोग और उनका भोग हम करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी तरह की प्रवृत्ति निर्मल वर्मा ने अपने यात्रा वृतांत में बताने की कोशिश की है। वह अपनी बचपन में शिमला की स्मृतियों से ताहा जिंदगी उभर नहीं पाते, जिसके कारण वह देखते हैं कि पहाड़ के पीछे क्या है, मतलब ये जिज्ञासा मन में उनकी बनी रहती है जब तक वह इन चीजों को समझ नहीं लेते। और जब समझ लेते हैं तो वह सारी जिज्ञासाएं कहीं ना कहीं शांत होते हुए दिखाई देती है। तो कहने का तात्पर्य है कि वे देखते हैं कि चांद, रात, दिन, ऐसे अनेक विचार उनके मन में आते हैं कि इनके साथ, इनके पीछे क्या ऐसा लॉजिक है जो ये हमारे साथ हंसते, बोलते और साथ में रहते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य अपनी स्मृतियों के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कहते हैं। और बचपन में हम देखते हैं कि किस तरह से वह अपनी माँ के प्रति उतने समर्पित भाव थे। माँ का जो प्रेम है वो उन्हें किसी कारण नहीं मिल पाया, जिसके कारण वह पहाड़ों की अनेक आकृतियों में उनके रूप स्वरूप को देखते हुए नजर आते हैं, उनके प्यार को देखते हुए नजर आते हैं। उनके प्रति, पहाड़ों के प्रति, प्रकृति के प्रति उनका जो घनिष्ठ प्रेम है वह भी देखते हुए दिखाई देता है। घनिष्ठ संबंध से हमारा तात्पर्य जब हम किसी के प्रति बहुत ही ज्यादा आसक्ति रखते हैं, उनके प्रति आकर्षण हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता चलता है और वो प्रेम का रूप धारण कर लेता है। और उस प्रेम में जब तक हमें उसे जानने की, उसे समझने की जिज्ञासा शांत नहीं हो जाती, तब तक हम उसके मुरीद बनकर रहते हैं। तो अलग अलग स्थानों में घूमकर जब वे आते हैं तो बचपन की स्मृतियां उन्हें हमेशा याद रहती हैं। अनेक कृतियों में वह अपने जीवन के जो जो उन्होंने अपने जीवन में जिस जिस तरह के भोगों को झेला है या सुखद रूप में व्यक्त किया है, वह कहीं ना कहीं अनेक कृतियों में, अनेक विद्वानों की कृतियों में वे यदा कदा रूप से पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि कई बार हम अनेक रूपों में, अनेक इस आधार पर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं और उन अभिव्यक्तियों में हमें अनेक प्रकार की जो एक तरह से सुखद और तनाव की जो स्थिति है वो साथ साथ चलते हुए दिखाई देती है। दूसरे भाग में उन्होंने यूरोप के अलग अलग शहरों के प्रति अपनी भाव और संवेदना को व्यक्त किया है। कहने का तात्पर्य है यूरोप की उच्च भूमि से है हमारा तात्पर्य, पृष्ठभूमि से है, को अलग अलग आधार पर इन यात्रा के चित्रों और एहसासों के माध्यम से देखने और दिखाने का लेखक ने प्रयास किया है। कहने का तात्पर्य है जहां पर वह भारतीय संस्कृति के प्रति जो नर्मस्थक थे, समर्पण का भाव था और स्थिति परिस्थिति से जो अनुभव अर्जित किया था, उसके आधार पर वह भारतीय संस्कृति के एक तरह से बहुत ही समर्थक बनते चले गए। और उस समर्था या उस समर्थक के रूप में जब वह अन्य देशों में घूमे या रहे, जैसे यूरोप में उन्होंने एक तरह से अपने जीवन का जो कुछ समय था वह उन्होंने काटा और उन्होंने उस समय में अलग अलग तरह से, अलग अलग लोगों की, अलग अलग वातावरण के अनुसार उस अभिव्यक्ति को महसूस किया और अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से उसे अपने रचना क्रम में शामिल किया। तो जिस तरह के एहसासों, क्योंकि हम जिस भी स्थिति परिस्थिति से गुजरते हैं तो उसमें हमारे एहसास जगते हुए दिखाई देते हैं, है ना। हम पूरा दिन, आप देखिए सुबह जब आप उठते हैं और रात तक आप अनेक एहसासों से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। वो एहसास आपकी इंद्रियों, 5 इंद्रियां जो हमें ईश्वर ने दी है उसके अनुसार हम अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे सोचने की शक्ति है, विचारने की शक्ति है, या स्पर्श करने की शक्ति है, या आप सुंदर चीजों को जब अपनी सुंदर आंखों से देखते हैं तो उसका भी आप लुत्फ उठाते हुए दिखाई देते हैं। भोजन के आधार पर आप अनेक व्यंजनों का स्वाद लेते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ही स्वाद, ऐसा ही रस आप साहित्य में, घूमने में, सिनेमा देखने में भी अनेक रूपों से अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए आप अनेक रूपों से इन एहसासों से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। जब ये एहसास कार्य करना बंद हो जाता है तब वह स्थिति मरणासन की स्थिति आ जाती है, जिसमें आप कुछ भी करने के रूप में नहीं होते। तो ये एहसास व्यक्ति को जिंदा रखते हैं और उसे अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने और
उसमें अनुभव ज्ञात करने या सूचना ज्ञान करने या जानकारी का बोध लेने की जो पूर्ण रूप से आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए, आप बिना अनुभव के, बिना तर्क के, बिना तथ्य के आप किसी से भी बात नहीं कर सकते किसी भी विषय पर। आपको उसको जानना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप उसके बारे में कोई भी अपने विचार, कोई भी अपने भाव वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का या तो बोलकर या लिखकर एक तरह से अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। तो हम ये देखते हैं कि वातावरण के अनुसार यूरोप के शहरों में दिखाया गया, जैसे बियर बार या फुटपाथ पर जो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे कितनी समस्याओं, कितनी वेदनाओं से भरे हुए हैं। क्योंकि आम व्यक्ति इतना सोचता नहीं है, जब वह सोचता है तो ऐसे बवंडर में फंसता चला जाता है कि वह एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करता है और उसमें इतना उलझता हुआ दिखाई देता है कि जीवन का जो सार है वो खत्म होते हुए दिखाई देता है ना। देखिए, आज कितनी बड़ी महामारी चल रही है, सब अपने घरों में एक तरह से सुरक्षित रखने का प्रयास संभवतः कर रहे हैं, अनेक उपाय कर रहे हैं और अनेक कष्ट भी झेल रहे हैं, चाहे वह आर्थिक रूप से कह लीजिए, चाहे सामाजिक रूप से कह लीजिए, पर वो कष्ट भोग रहे हैं। पर हम उन व्यक्तियों के बारे में सोचें जहाँ ना घर है, ना बार है, ना ये सुख सुविधाएं हैं, वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहेंगे। पर इस वक्त हमें देखिए बिल्कुल कहीं कोई सोच कारगर सिद्ध करती हुई नहीं दिखाई देती, केवल अपने हित के बारे में हम बात करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि मूल्यों में इतना तेजी से परिवर्तन हमें आधुनिक युग में देखने को मिला है कि जिससे हम अनेक प्रकार की जो हमारी भावनात्मक रूप है उसमें हमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती हुई दिखाई पड़ती है। तो इन समस्याओं और वेदनाओं से लेखक उस समय में जूझता हुआ दिखाई दे रहा था। वह उन लोगों के बारे में सोच रहा था कि कितनी समस्याओं और कितनी वेदनाओं से ये जीवन को काट रहे हैं, जीवन का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, जीवन को काट रहे हैं। क्योंकि उनके पास कोई भी भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है जिसके कारण वे अपने जीवन को सुखद कर पाए। भारतीय संस्कृति और समाज किस तरह से भयावह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि भारतीय समाज में, क्योंकि हम जानते हैं भारतीय जो समाज है वह बहुभाषी है, भारत जो है बहुभाषी है, उसमें अनेक प्रकार की धर्म है, अनेक प्रकार की संस्कृति है, अनेक प्रकार की भाषा है, बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन का जो क्रम है वह अनेक विचारों से, आचारों से अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। पर कब 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 ये स्थितियां भयावह होती हुई नजर आती हैं, उसका अनुमोदन हम अनेक रूपों में गुजरते हुए दिखाई देते हैं। इसमें हम अनेक रूपों में करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे व्यक्ति अनेक रूपों में, अनेक धाराओं में अपना जीवन यापन करता हुआ दिखाई देता है, उसी के आधार पर व्यक्ति अनेक चरित्रों के माध्यम से, अपने पात्रों के माध्यम से या स्थिति परिस्थितियों के माध्यम से उस संस्कृति और समाज का बोध करता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि हम जानते हैं कि संस्कृति हमारी रग रग में बसी हुई है, संस्कृति के कारण ही आज व्यक्ति अपना वर्चस्व स्थापित कर पाया है और उसमें समाज की अहम भूमिका है। क्योंकि हम समाज है तो व्यक्ति है, व्यक्ति है तो समाज है, और समाज और व्यक्ति संस्कृति से जुड़े हुए हैं, कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। जो समाज में घटना घटित होती है उसी का ही प्रतिछाया हमें साहित्य रूपी या समाज रूपी दर्पण में दिखाई देती है, या समाज में जो घटित घटना घटती है वही हमें साहित्य में दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे के हम कहें कि पूरक है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानवीय मूल्यों के प्रति हनन किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, कहने का तात्पर्य है पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का भयानक रूप सत्ता, घृणा और यातना के कारण कितना त्रस्त दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर लेखक ने भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में जो उत्पन्न मानवीय मूल्य हैं, दोनों में समान मूल्य है, क्योंकि भावना के स्तर पर सभी व्यक्ति एक जैसा जीवन यापन करते हैं। पर हम देखते हैं संस्कृति के आधार पर उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिसके कारण उसकी जो पृष्ठभूमि है वह बिल्कुल अलग थलग होती हुई दिखाई देती है। वो उसमें अनेक प्रकार की यातनाएं भी सहते हैं, घृणा के पात्र भी बनते हुए चलते हैं, और अनेक हम देखते हैं राजनीतिक आधार पर देखते हैं कि अनेक प्रकार की जो भयावक रूप है वो हमारे सामने आता हुआ दिखाई देता है। कई बार इसमें अनेक प्रपंच रचे हो जाते हैं, अनेक षड्यंत्र रचे जाते हैं, तब किसी आधार पर पहुंचा जा सकता है। जैसे हम राजनीति या राजनेता की बात करें तो इस तरह के जो कुकर्म है इन लोगों में हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। तो वहां पर यूरोप में भी इसी तरह के जो हम कहें कि एक तरह से अपवाद है वो देखने को मिलते हैं लेखक को, जिसका वह त्रस्त पूर्वक संवेदना के आधार पर वेदना को व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है।
भारत में अंग्रेजी सत्ताधारी शोषणकारी स्थिति परिस्थितियों को जन्म दे विकास के मार्ग को अवरोध किया है। कहने का तात्पर्य है कि भारत में इन्हीं ब्रिटिश शासन ने, इन्हीं अंग्रेजों ने अनेक प्रकार से हमारे यहाँ पर एक तरह से शासन किया है और उस शासन में हमें अनेक प्रकार के शोषण दिए हैं, जिसके कारण हमारी जो सोच है वो आज तो परिपक्व हो गई है, पर हम देखें कि हम 40, 45 या 60 साल पहले की स्थिति परिस्थिति देखें तो हम अनेक प्रकार की यातनाओं से त्रस्त दिखाई देते थे। हमें निर्णय लेने की क्षमता वहां नहीं दिखाई देती थी। हम नरमस्तक होकर उनके आगे एक तरह से गिरे भूले नजर आते हुए दिखाई देते थे। स्थिति परिस्थिति से हम उस रूप में लड़ नहीं पाते थे, संघर्ष नहीं कर पाते थे, जिसके कारण हमारे जो मार्ग में अनेक प्रकार की दुविधा, अवरोध उत्पन्न होते जा रहे थे, जिससे कि जीवन जीना बड़ा ही कठिनकारी होता चला जा रहा था। तो इस तरह से चीड़ों पर चांदनी में जो रूप स्वरूप लेखक ने अपनी आत्म अभिव्यक्ति, अनुभूति, तनावों के आधार पर अभिव्यक्त किया है, वह कहीं ना कहीं भारतीय और यूरोप की जो संस्कृति है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ दिखाई देता है। अगली स्लाइड में बेटा हमने देखा है कि भारतीय एवं पश्चिमी पर प्रहार भी हम अनेक प्रकार से करते हुए दिखाई देते हैं। भौतिकवादी और आध्यात्मिक रूप, जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर हर प्रकार की जो सुख सुविधाएं हमें विरासत में कई बार मिल भी जाती है, कई बार हमें विरासत में नहीं मिलती, हमें अर्जित करना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, अनेक प्रकार के प्रपंच भी हमें रचने पड़ते हैं इन सुख सुविधाओं को पाने के लिए। यानी कि भौतिकवादी से हमारा तात्पर्य बेटे हर प्रकार की सुविधा का वहां पर रूप स्वरूप रखना, जैसे घर में एसी भी है, कूलर भी है, आराम की सारी व्यवस्थाएं हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति को अपने जीवन में विकास के रूप में, सुख के रूप में चाहिए होता है। तो ये जो सुख है वो इतनी आसानी से हमें अपने जीवन में नहीं मिलता, हमें अनेक प्रकार के संघर्ष करने पड़ते हैं, अनेक प्रकार से प्रयास करने पड़ते हैं, और वो प्रयास कई बार सफल भी होते हैं और कई बार असफल भी दिखाई देते हैं, जिसके कारण जो हमारी विकास की जो एक राह है वो कई बार कठिन में भी हो जाती है और कई बार दुर्भर भी हो जाती है, और कई बार हम इतने उसमें घिर जाते हैं कि उसमें से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की भौतिकवादी सोच केवल भारतीयों में ही नहीं है, हमें पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी सभ्यता में भी हमें वो देखने को मिली है। आध्यात्मिक रूप हम देखते हैं कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक यानी कि जो हमारी एक तरह से ईश्वर के प्रति जो हमारी आसक्ति है, श्रद्धा है, आस्था है, उसके आधार पर भी टिकी हुई है। और यही आस्था हम देखते हैं, क्योंकि धर्म के बारे में कुछ भी कहना बहुत ही संघर्ष में दिखाई देता है, क्योंकि धर्म की जो परिभाषा है सब लोगों ने अपने अपने स्तर पर बना रखी है, क्योंकि धर्म केवल व्यक्ति के जीवन में विकास के रूप में कार्य करे तो बेहतर है, पर उसके अनेक रूपों को एक तरह से आधारों को जब इंसान अपनी सुविधाजनक प्रयोग में लेकर आता है तो वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण हम धर्म या धार्मिक रूपों के जो विचारों से हैं, आचारों विचारों से मतलब एक तरह से डरते हुए दिखाई देते हैं। संस्कृति के प्रति आदर सम्मान घटता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि आज से 30-40 साल पहले अगर हम देखें तो उतनी ज्यादा स्तर पर हम ये देखते थे या नहीं देखते थे कि पश्चिमी सभ्यता का जो प्रभाव है हम पे पड़ता हुआ दिखाई देता था, पर हम उतने उसके प्रति आसक्त नहीं दिखाई देते थे जो आज के वातावरण में दिखाई दे रहा है। आज के वातावरण में चाहे वह निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो या उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, वह पूर्ण रूप से पश्चिमी सभ्यता की जो चकाचौंध है, जो उसकी संस्कृति है, अंधा अनुकरणीय रूप है, उसमें अपने आप को एक तरह से ढालता चला जा रहा है और अपनी भारतीय संस्कृति को खोता चला जा रहा है। तो निर्मल वर्मा ने अपने यात्रा वृतांत में उस विलुप्त होती हुई संस्कृति के प्रति जो भाव है उसको अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है, क्योंकि संस्कृति के प्रति आदर भाव जो भारतीय नागरिक को ही ये मिला है। अन्य हम देख रहे हैं आज में, देखिए कितना फेरबदल दिखाई दे गया है। हम अपनी संस्कृति को उतना महत्व नहीं देते, जबकि पाश्चात्य यानी पश्चिमी सभ्यता में रहने वाले लोग जो हैं हमारे जो देवी देवता है उनकी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देते हैं, हमारे पहनावे को वो पहनते हुए दिखाई देते हैं। वे बहुत सोच समझ कर
जो अच्छी चीजें हैं वो अपने संसर्ग में लेकर चलना चाहते हैं। पर भारतीय परिवेश में जो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, वह चाहे आपके लिए सुखद है या दुखद है, हम दोनों रूपों में उसका स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। चाहे उससे हमें लाभ प्राप्त हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, हमें अपनाना है, हमें मॉडर्न दिखना है। मॉडर्न से यहाँ हमारा तात्पर्य आधुनिक सोच से यहाँ पर दिखाई देता है, ना कि आपके पहनावे से, ना ही आपके किसी और भाव से। तो हमें संस्कृति के प्रति, अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति हमें आदर, सत्कार, मान सम्मान का भाव दिखाई देना भी चाहिए, और हमें स्वयं में उसका समर्पण भाव भी यदा कदा रूप में अपने पर्वों, अपने उत्सवों, अपने रीति रिवाजों, अपने परंपराओं में दिखाई देता है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं, हम सभी वातावरण में, अलग अलग वातावरण में रह रहे हैं, आप अलग में रह रहे हैं, मैं अलग में रह रही हूँ, पर हम अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों को पूर्ण रूप से निभाने की कोशिश करते हैं। अगर वह अंधविश्वास और रूढ़ियों का रूप धारण कर लेती है तो वह अलग बात है। पर आज भारतीय समाज, हम देखिए कि इतना आधुनिक होते हुए भी उन रूढ़ियों से, उन अंधविश्वासों से बाहर नहीं निकल कर आ पा रहा है, जिसके कारण अनेक समस्याओं का भी सामना हो रहा है। ये अंधविश्वास, ये रूढ़ियां, जैसे हम ये बात कर ले कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो देखिए हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि आज भी ये धारणा कायम रही है या काम करती हुई दिखाई देती है। दूध गिर जाता है तो भी अशुभ माना जाता है, छींक आ जाती है तो भी रुकने के संकेत दिए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जिन अंधविश्वासों को हम आदि काल में दिखाई देते थे, वो आज भी आधुनिक काल में यदा कदा अनेक परिवारों के संदर्भ में दिखाई देते हैं, यानी कि उससे हम नहीं बाहर निकल आ पाए हैं। अपनी संस्कृति के प्रति हमारा जो असंतोष जन्य भाव है उसको तो दिखाई देता है, पर हम इन रूढ़ियों, इस तंत्र मंत्र, इस शोषण के रूप में अपने आप को पूर्ण रूप से ढालते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन मूल्यों में तेजी से फेरबदल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे शाश्वत मूल्य होते हैं जिनमें परिवर्तन कभी भी नहीं होता, और आज उसमें हम परिवर्तन देखने की पूरी भरसक कोशिश में लगे हैं। जैसे प्रेम, सत्य, अहिंसा, सहृदयता, या फिर हम ये कह ले देश प्रेम में हम देखते हैं अनेक प्रकार के परिवर्तन आज हमारे समाज में देखने को मिल रहे हैं। हम अपने देश के प्रति भी कुछ भी सुन सकते हैं, हम अपनी भाषा के प्रति भी कुछ भी सुन सकते हैं, हम प्रेम में स्वार्थ के भाव के आधार पर अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं। सहृदय के नाम पर आज हम असंवेदनशील होते चले जा रहे हैं। अगर कोई भी घटना घटित होती है तो हम उससे पीछे छुड़ाते हुए दिखाई देते हैं, उसके समकक्ष आकर खड़े हुए नहीं दिखाई देते। वहां हम संवेदनशीलता का रूप स्पष्ट करते हुए नहीं दिखाई देते, जिससे कि मानवीय मूल्य, जीवन मूल्यों का हनन होता चला जा रहा है। और ये भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत ही पीड़ादायक रूप है, जो निर्मल वर्मा ने अपनी यात्रा वृत्तांत में बताया है। अवसादों से घिरी परंपरागत मान्यताओं, घटता आत्मबल, क्योंकि ये जो अवसाद है, अवसाद से मेरा तात्पर्य है बेटा कि हम जीवन में कहीं ऐसे चक्र होते हैं जिसमें, या काम के संदर्भ में आप कह लीजिए कि हम जीवन में अपने जैसे पढ़ाई में या नौकरी के संदर्भ में या अन्य संदर्भों में जब हमें सफलता नहीं प्राप्त होती तो उसके कारण हमारे मन में असंतोष की भावना जगती है, अर्थहीनता की बात जगती है, अवसाद मन में आता है, तनाव आता है, कुंठा आती है, कड़वाहट आती है, और उससे जल्लाहट भी उत्पन्न होती है। तो ये अवसाद है। तो उससे व्यक्ति का आत्मबल, यानी कि कुछ करने की जो भरसक कोशिश होती है वो थोड़ी सी डगमगाती होती हुई दिखाई देती है। अगर व्यक्ति सशक्तपूर्ण है और वह अपने जीवन में जिस लक्ष्य को उसने निर्धारित कर रखा है, अगर वह पुरजोर रूप से कोशिश करता है, तो देखिए कि हमने एक फिल्म में भी सुना है, उदाहरण के स्वरूप बता रही हूँ, जैसे आपने फिल्म देखी होगी, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, शाहरुख खान का डायलॉग आप बहुत परिचित होंगे कि जब भी हम किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड, पूरी ताकत हमारा साथ देती हुई दिखाई देती है। तो हमारे शब्दों में भी उसी तरह का भाव प्रभाव दिखाई देता है, और वह हमारे बल को और ज्यादा तीव्र रूप से, सशक्त रूप से दिखाई देता है। आज के जीवन में हम देखते हैं, चाहे भारतीय परिवेश हो या पश्चिमी परिवेश हो, उसमें अकेलेपन की जो रिक्तता है, अकेलेपन की जो पीड़ा है, वेदना है, कड़वाहट है, वह दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, क्योंकि व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया अपने स्वार्थ के प्रति, वह अपने परिजनों या अन्य रिश्तों को भी दांव पर लगाने से नहीं हटता है, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियों के संसर्ग में
अलगावों के संसर्ग में वह अपने आप को पूर्ण रूप से व्याप्त पाता है। और जीने की जो उसमें ललक है, आकांक्षा है, वह आत्म शून्य की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई देती है। यानी कि वह अनेक पीड़ाओं से, अनेक समस्याओं से अपने जीवन के विकास को एक तरह से गुजरता हुआ या अभिव्यक्त होता हुआ, या उसमें अनेक प्रकार की वेदनाओं का जो रूप है उसके आधार पर वह अपने भयावह जो विकास है या भयावह जीवन की कल्पना है उसको वहां पर कारगर होते हुए देता है। सांस्कृतिक रूपों के प्रति दृष्टि हम देखते हैं कि बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मन में कुछ और चल रहा है और बाह्य रूप से हम मुखौटा लगाकर इस समाज में, इस परिवेश में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हर व्यक्ति के दो रूप तो होते हैं, एक आंतरिक रूप होता है, एक बाह्य रूप होता है। आप देखिए, जब आपको कभी गुस्सा आ रहा हो किसी व्यक्ति के प्रति और आप सामने प्रकट नहीं कर सकते, तो आप अपने मन में कितनी ऐसी अभद्र बातों का वहां पर रूप स्वरूप रखते हैं जो केवल आप ही समझ सकते हैं। और कई बार इन रूपों को देखकर संतुष्टि भी होती है, कई बार आक्रोश भी उत्पन्न होता है। बाह्य रूप से हम देखें, अगर कोई काम हमारे माता पिता कह दें और हम उसमें मुंह नाक बना लें, बाह्य यानी कि मुंह से मना नहीं करेंगे, पर हमारी जो हाव भाव है अगर वो संकेत देते हुए दिखाई देते हैं तो हमें अनेक हानि का वहां पर सामना करना दिखाई पड़ता है। कई बार आक्रामक रूप भी धारण हो जाता है। तो कई बार हम जब इस लेवल पे आ जाते हैं, जिस लेवल पे आप है, तो हम अपने भाव बहुत सोच समझ कर व्यक्त करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इससे हानि भी हो सकती है, इससे लाभ भी हो सकता है। तो सांस्कृतिक रूपों में हम देखते हैं कि किस तरह से संस्कृति के आधार पर हमारी किस तरह से एक अधिकार है, एक कर्तव्य है, उसको हम जीते हुए दिखाई देते हैं। और इन संस्कृति का प्रयोग हम अपने रीति रिवाजों पर, अपनी परंपराओं में, मान्यताओं में हम करते हुए दिखाई देते हैं, बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। प्राचीन मूल्यों और नवीन मूल्यों के प्रति क्षमताओं और नियंत्रण का भाव आज हमारे मन में कहीं ना कहीं एक तरह से घटा है, क्योंकि हम देखते हैं लोक संस्कृति जो है, जो लोक में प्रचलित है, उसे लोक संस्कृति कहते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग भाषा के आधार पर, अलग अलग बोली के आधार पर सब लोग अपनी संस्कृति का रूप स्वरूप तो कायम कर ही रहे हैं, पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे समाज में हम कहें व्यक्ति हैं जिसमें वह ना अपने विकास की बात सोचते हैं, ना अन्य के विकास की बात सोचते हैं। तो उसमें कुछ नहीं जाता किसी का, पर वातावरण पर उसका प्रभाव बहुत रूपों में पड़ता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि ये प्राचीन मूल्य और ये नवीन मूल्य हैं, प्राचीन मूल्य में हम देखते हैं कि बहुत सारे संशोधन हुए हैं, समाज सुधारकों ने, विद्वानों ने या विशेषज्ञों ने अनेक प्रकार से इन मूल्यों के प्रति एक सकारात्मक सोच का जो दायरा स्थापित किया है। क्योंकि पहले ज्यादा हम देखते हैं नकारात्मक रूप दिखाई देता था, पर आज आधुनिक काल में हम देखते हैं कि सकारात्मक रूप जो बढ़ता चला जा रहा है, उसे भावी पीढ़ी के रूप में हम विरासत में जब देकर जाएंगे तो वह कितना उसका पालन कर पाएगी। क्योंकि आप देखिए कि आप अपने अपने घरों में अपनी संस्कृति का पालन करते हुए दिखाई देते हैं, और ये संस्कृति आपके दिलो दिमाग में ऐसी बस गई है कि अगर आप देखिए, आप किसी भी वार त्योहार में अगर आप जो क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए आए हैं और किसी दिन नहीं करते हैं, तो अनेक प्रकार की वहां पर सोच आपको रूढ़ियों और अंधविश्वासों में घेरती हुई दिखाई देती है। तो निर्मल वर्मा ने इसी तरह के भावों को चीड़ों पर चांदनी की स्मृति के आधार पर, अनुभव के आधार पर अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। अब मैं आपके प्रश्न ले लेती हूँ, और इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं बेटा। हाँ बेटा बोलो। यहाँ पर आपके पता नहीं लाइव क्वेश्चन है या नहीं है, इस बात का तो मुझे ज्ञात नहीं है, पर प्रश्न आप लिखकर, अच्छा बेटे मैं आपके हाथ तो देख रही हूँ सबके खड़े हुए, पर मुझे यहाँ पर ये टेक्निकल टीम ने शायद आपको एक तरह से म्यूट कर रखा है, जो आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही। मैं प्रयास करती हूँ। हाँ आंचल, बेटा आवाज सुनाई दे रही है? बेटे यहाँ इन लोगों ने शायद आपको म्यूट कर रखा है, जिसके कारण मैं आपके प्रश्न यहाँ पर
नहीं देख पाऊंगी और ना ही सुन पाऊंगी। इसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम टेक्निकल जो टीम है उससे बात करने की कोशिश करती हूँ बेटा, कि वो किसी तरह की कोई हेल्प कर पाए और मैं आपका उस रूप में साथ दे पाऊँ। आप एक कोशिश कीजिए बेटा कि अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9953281181। रिपीट कर देती हूँ बेटा, 9953281181। तो हम वहां पर बात कर सकते हैं अगर यहाँ पर ये सुविधा नहीं मिल पा रही है तो। और मैं आपके प्रश्न कैसे जानूं? हाँ बेटा, मैं आपको देख पा रही हूँ पर मैं सुन नहीं पा रही बेटा। आस्था, चारवी, मैं आपको बेटा देख तो पा रही हूँ पर मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, जिसके कारण ये थोड़ा सा जो संदेश है हम तक या मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम फोन पर बात कर लेंगे तो उसके आधार पर जो भी आपके मन में कोई भी प्रश्न विषय से संबंधित है तो हम उस पर बात कर सकते हैं। मैं सबके हाथ देख रही हूँ, साक्षी है, आकांक्षा है, अतुल है और सीमा है, पर बेटा यहाँ पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा और इधर करो, मुझे आधा दिखाई दे रहा है बेटा। हाँ बेटा, हर्षिता, नहीं सुन पा रही बेटा मैं आपको। दिखाई दिया तो है, कुछ लिखा है। आप आपके बाद नहीं पढ़ पाई बेटा मैं। आस्था, ये सही नजर नहीं आ रहा है मुझे, थोड़ा सा इसे वहीं टिकाने की कोशिश करो। अच्छा, नंबर बोल दूं? अभी बोला था बेटा, 9953281181। एकांकी क्या है? एकांकी से हमारा तात्पर्य है कि ये एक तरह का गद्य की विधा है जिसमें हम देखते हैं कि इसमें 7 आधारों के द्वारा समीक्षा की जाती है। जैसे कहानी में 6 आधार प्रस्तुत किए जाते हैं। सर्वप्रथम पहले कथानक आता है, दूसरा पात्र चरित्र चित्रण आता है, तीसरा हम बात करें तो वातावरण आता है, चौथा संवाद शैली, पांचवा आपका आ जाता है भाषा शैली और छठा उद्देश्य। पर हम देखते हैं कि एकांकी नाटक या उपन्यास में 7 तत्व काम करते हुए दिखाई देते हैं। जो 7वां तत्व है बेटा, उसे अभिनीयता या मंचीयता, रंगमंचीयता के आधार पर अभिव्यक्त किया जाता है। बेटे मैं आपके हाथ तो मैं दिखाई दे रहे हैं पर मैं यहाँ पर असमर्थ हूँ कि मैं कुछ नहीं यहाँ पर समझ पा रही हूँ। आप अगर अपने लाइव मतलब वो कैमरा ऑन करके मेरे से प्रश्न लिखकर पूछ ले तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं मतलब संकेत मिल पा रहे हैं कि मैं आपसे कैसे बात करूं। एक मिनट, मैं कोशिश करती हूँ आपको अनम्यूट करने की, पर देखो नहीं हो रहा है नीतू, क्योंकि ये वहीं से संभव होगा। नीतू अनम्यूट तो हो गई बेटा। चलो बेटा हम लोग ना फोन पे बात करते हैं, क्योंकि अभी ये संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण अनेक प्रकार के। हाँ, एक बच्चे ने कुछ लिख के दिया है, बेटा इसे सही करो चंचल, ये मुझे उल्टा दिखाई दे रहा है, सीधा करो इसको। आत्म शून्यता से हमारा तात्पर्य है जब हम देखते हैं कि बेटा जीवन में हम कोई भी सही रूप से मतलब किसी भी चीज में सफल नहीं हो पा रहे, जो हमारा आत्मबल है वह घटते हुए दिखाई देता है। हमें लगता है कि हम कोई भी किसी चीज में सफल नहीं हो पाएंगे, हम कहीं भी विकास के आधार पर कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, हम उन्नति के आधार पर कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस तरह के अलगाव जब मन में उत्पन्न होते हैं तो वह हमें आत्मशून्य की ओर मतलब जीरो की अवस्था में लेकर चलते हुए दिखाई देते हैं।
अगला है मैम प्लीज रिपीट, रिपीट ही दिखाई दे रहा है बेटा मुझे, रिपीट फोन नंबर। ओके, 9953281181। मैम फर्स्ट स्लाइड दिखा दो एक बार। बेटा मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है, फिर आप क्लास को हम समापन करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पूर्ण रूप से दोबारा से जुड़ते हैं और बात करते हैं। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं कोशिश करती हूँ कि स्लाइड आपको मैं दोबारा से दिखा पाऊं। तो आप देख लीजिए, फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया है चिड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा में किस तरह से भाव दिखाए गए हैं। दूसरी स्लाइड में मैंने यात्रा वृत्तांत का अर्थ और उसे किस तरह से अभिव्यक्त किया जाता है उस रूप को बताया है। तीसरे उसमें निर्मल वर्मा का जीवन परिचय। ठीक है बेटा,